हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। साथ ही आपसे कहना भी चाहूंगी कि अपने आप का ख्याल रखिएगा बेटा, परीक्षाएं आ रही हैं, स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखो ताकि आप हेल्दी रहो। और आपको ये पता है ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जब आप स्वस्थ रहोगे तो परीक्षाओं की तैयारी भी अच्छे से कर पाओगे, और जब तैयारी अच्छी होगी तो परिणाम भी बहुत अच्छा होगा। बाकी हम सब है ना, मैग्नेट ब्रेन्स है आप सभी के लिए कक्षा 8 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी आप देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, अब आ गई हैं मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स और ई बुक्स, जिनमें आप पीडीएफ डाउनलोड करके जो चाहे पढ़ सकते हैं। एमसीक्यूज, सैंपल पेपर्स, पीवाईक्यूज और ढेर सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो इसमें आपको किसी भी तरह से अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ है अब आपकी मुट्ठी में। लिंक दी गई है आपके डिस्क्रिप्शन में, क्लिक कीजिए और बुक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करके जल्दी से जल्दी उनसे पढ़ना शुरू कीजिए। और वीडियोस तो आपके लिए हैं ही। चलो तो हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ। पाठ्य पुस्तक अंतरा का पाठ 4 हम शुरू कर चुके हैं। नाम है बनारस और दिशा, जिसके कवि हैं केदारनाथ सिंह जी। आइए हम करते हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जिसमें हम देखेंगे कवि परिचय, साथ ही साथ जानेंगे कि बनारस में क्या है, दिशा में क्या दिखाया गया है। यहां पर आप बनारस का ये चित्र देख सकते हैं, और भी आपने कई चित्र देखे होंगे कि बनारस बहुत ही सुंदर और स्थिर सा शहर है, जहां पर एक कहीं भी कोई आपाधापी नहीं है, कोई भाग दौड़ भरी जिंदगी नहीं है, सब कुछ आराम से चलता है। वहां के लोगों में ईश्वर के प्रति आस्था पूरी तरह से बसी पली बड़ी है, क्योंकि बनारस आजकल की जो आधुनिकता, जिसको पाश्चात्यीकरण कहते हैं, उसमें शामिल नहीं हुआ है। उसमें आज भी वही सादगी है, वही सरलता है जो सदियों पहले थी। इतनी सुंदर है ये बनारस की भूमि। तो इसमें वसंत ऋतु का आगमन कैसे होता है? अचानक, हाँ अचानक होता है। धूल आती है, धूल उड़ती है, चारों तरफ धूल बिछा जाती है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं केदारनाथ जी के जीवन के बारे में। केदारनाथ सिंह जी का जन्म 1934 से 2018 का इनका जीवन काल रहा है। केदारनाथ सिंह का जन्म बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद उन्होंने वहीं से आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कुछ समय गोरखपुर में हिंदी के प्राध्यापक रहे, फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर के पद से अवकाश प्राप्त किया। संप्रति दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रहे थे। केदारनाथ सिंह मूलतः मानवीय संवेदनाओं के कवि हैं। अपनी कविताओं में उन्होंने बिंब विधान का अधिक बल दिया है। केदारनाथ सिंह की कविताओं में शोर शराबा ना होकर विद्रोह का शांत और संयत स्वर सशक्त रूप में उभरता है। जमीन पक रही है संकलन में जमीन रोटी बैल आदि उनकी इसी प्रकार की कविताएं हैं। संवेदना और विचार बोध उनकी कविताओं में साथ साथ चलते हैं, क्योंकि उनका जो लेखन है, चाहे उनकी किसी भी रचना की हम बात करें, उसमें गहरी संवेदना भी है, धैर्य भी है, और साथ ही साथ विचारों का जो बोध है वो भी दिया है। जीवन के बिना प्रकृति और वस्तुएं कुछ भी नहीं है, यह भी एहसास उन्हें अपनी कविताओं में आदमी के और समीप ले आया है। अक्सर हम देखते हैं कि भाई मनुष्य अपने जीवन में या अपने आप पर केंद्रित होकर प्रकृति को ही भूलता जा रहा है, परंतु उनकी रचनाओं में हम प्रकृति और मनुष्य के एक ऐसे संबंध को देखते हैं जहां पर प्रकृति से दूर मनुष्य नहीं रह सकता, और उसको ये पता चलता है कि हाँ, प्रकृति ही से ही हमारा अस्तित्व है। ठीक है। साथ ही साथ इस प्रक्रिया में केदारनाथ सिंह की भाषा और भी नम्य और पारदर्शी हुई है, और उनमें एक नई रिचुड़ता और बेलोसपन आया है। ठीक है। उनकी कविताओं में रोजमर्रा के जीवन के अनुभव परिचित बिंबों में बदलते दिखाई देते हैं। शिल्प में बातचीत की सहजता और अपनापन अनायास ही दृष्टिगोचर होता है। अकाल में सारस कविता संग्रह पर उनको सन 1989 के साहित्य अकादमिक पुरस्कार से और सन 1994 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान तथा कुमारन आशन व्यास सम्मान, दयावती मोदी पुरस्कार आदि अन्य कई सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है।
अब तक केदारनाथ सिंह के 7 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। याद रखिएगा, एमसीक्यूज में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कवि केदारनाथ सिंह जी के अब तक कितने काव्य संग्रह प्रकाशित किए गए हैं। तो उत्तर क्या है? 7। ठीक है। अभी, बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहां से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, बाघ, टॉलस्टॉय और साइकिल, कल्पना और छायावाद, और आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान का विकास उनकी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। मेरे समय के शब्द तथा कब्रिस्तान में पंचायत निबंध संग्रह हैं। हाल ही में उनकी चुनी हुई कविताओं का संग्रह प्रतिनिधि कविताएं नाम से प्रकाशित हुआ है। उनके द्वारा संपादित ताना बाना नाम से विविध भारतीय भाषाओं का हिंदी में अनुदित काव्य संग्रह हाल ही में प्रकाशित भी हुआ है। अब हम चलते हैं कि कवि ने बनारस में क्या बताया है। बनारस कविता में बनारस के माहौल, बनारस के जनजीवन, बनारस के जो प्रकृति है उसका वर्णन कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से किया है कि बनारस एक ऐसा शहर है जहां पर लोग आज भी धैर्यपूर्वक जीवन जीते हैं। वहां पर कोई आपाधापी नहीं है, कोई भागदौड़ नहीं है, किसी भी तरह से होड़ या ईर्ष्या की भावना भी व्यक्तियों के मन में नहीं है। जैसे सदियों पहले बनारस था वैसे ही आज भी बनारस है। बनारस कविता में प्राचीनतम शहर बनारस के सांस्कृतिक वैभव के साथ ठेठ बनारसीपन पर भी प्रकाश डाला गया है। बनारस शिव की नगरी और गंगा के साथ विशिष्ट आस्था का केंद्र है। बनारस में गंगा, गंगा के घाट, मंदिर तथा मंदिरों और घाटों के किनारे बैठे भिखारियों के कटोरे जिनमें वसंत उतरता है का चित्र बनारस कविता में अंकित हुआ है। इस शहर के साथ मिथकीय आस्था, काशी और गंगा के सानिध्य से मोक्ष की अवधारणा भी जुड़ी हुई है। गंगा में बंधी नाव, एक और मंदिरों घाटों पर जलने वाले दीप, तो दूसरी तरफ कभी ना बुझने वाली चित्ताग्नि, उनसे तथा हवन इत्यादि से उठने वाला धुआं, यही तो है बनारस। यहां हर कार्य अपनी रॉ में होता है। यह बनारस का चित्र है। ये अन्य किसी भाग में या दौड़ में शामिल नहीं हुआ है, किसी भी तरह की आधुनिकता की होड़ में शामिल नहीं हुआ है। ये जैसा था वैसा ही बना हुआ है। ठीक है, और देखते हैं। आस्था, श्रद्धा, विरक्ति, विश्वास, आश्चर्य और भक्ति का मिला जुला रूप है बनारस। काशी की अति प्राचीनता, आध्यात्मिकता एवं भव्यता के साथ आधुनिकता का समाहार बनारस कविता में मौजूद है। आधुनिकता का समाहार समझ सकते हो आप, सभी का मिला जुला रूप। ऐसा नहीं है कि एकदम रहन सहन वैसा ही हो, घूंघट और आदि ये सारी चीज़ें, उसमें आधुनिकता भी है और साथ ही साथ वो अपनी संस्कृति को भी समेटकर बसाए हुए हैं। यह कविता एक पुरातन शहर के रहस्यों को खोलती है। बनारस एक मिथक बन चुका शहर है। इस शहर की दार्शनिक व्याख्या यह कविता करती है। कविता भाषा संरचना के स्तर पर सरल है और अर्थ के स्तर पर गहरी भी है। देखो कितने अच्छी बात बताई है इन्होंने कि ये जो कविता है इस दार्शनिक शहर की व्याख्या करती है। कविता भाषा संरचना के स्तर पर सरल है, मतलब इसकी जो संरचना हुई है, शब्दों का जो चयन है वो एकदम सरल है और अर्थ के स्तर पर गहरी, इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। ठीक है, कविता का शिल्प विवरणात्मक होने के साथ ही कवि की सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक भी है कि कवि ने कितनी बारीकी से, बहुत ही सुंदर तरीके से छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हुए भी बनारस कविता की रचना की है और हम सभी के समक्ष प्रस्तुत की है। अब हम चलते हैं दिशा कविता की ओर। दिशा में जैसा कि हमने पढ़ा है, आशा करती हूँ आपने प्रीवियस वीडियो भी देखा होगा। एक बार फिर से मैं बता दूं कि दिशा कविता में अब कवि जा रहे थे हिमालय की ओर। हिमालय जानना था, उन्हें पहचानना था और वहीं पर कुछ बच्चे पतंग उड़ाते हुए नजर आए। उन्होंने बच्चों से ही पूछ बैठे कि भाई हिमालय कहाँ है। बच्चे जो कि अपने खेल में मग्न थे, पतंग उड़ाने में मग्न थे, सिर्फ और सिर्फ पतंग ही उनके मन और मस्तिष्क में छाई हुई थी और उन्होंने कहा इधर इधर इधर, हाँ इधर ही इधर। मतलब बच्चों की मनोवैज्ञानिकता का यहाँ पर बहुत ही सुंदर विवरण कवि ने किया है। दिशा कविता
बाल मनोविज्ञान से संबंधित है, जिसमें पतंग उड़ाते बच्चे से कवि पूछते हैं कि हिमालय किधर है। बालक का उत्तर बाल सुलभ है कि हिमालय उधर है जिधर पतंग भागी जा रही है। हर व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है, अपनी सच्चाई होती है, अपना एक अतीत भी होता है और हर एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो अलग होता है। हर एक व्यक्ति हर एक दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। बच्चे यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं। कवि को यह बाल सुलभ संज्ञान मोह लेता है। कविता लघु आकार की है और यह कहती है हम बच्चों से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। कविता की भाषा सहज है। हर एक बच्चे में ज्ञान का एक मतलब, या यूं कहा जाए कि वास्तविक ज्ञान का, सच्चाई का, निष्कपटता का और पवित्रता का निवास होता है। बच्चे अपना जो भी कार्य करते हैं, खेलना कूदना मस्ती सब कुछ, वो अपना पूरा मन और दिमाग को समर्पित करके करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस कविता के माध्यम से बाल सुलभ या यूं कहे कि बाल मनोविज्ञान का हमें विवरण मिलता है। देखिए, इस शहर में वसंत अचानक आता है। बनारस शहर की बात की जा रही है कि यहाँ पर वसंत अचानक आता है। धूल उड़ती है, फिर उस धूल में यहाँ वहाँ उड़ती है, आंखों में भरती है, कहीं किरकिराहट की तरह बसंत आता है। पूछा गया है कि कैसा बसंत आता है? किरकिराहट। किरकिराहट किसे कहा है? धूल उड़ती है, कभी कभी आंधी चलती है, फिर बसंत आता है। और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मंडुवा डीही की तरफ से उठता है धूल का एक ववंडर और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। जो है वह सगबुगाता है। कहने का तात्पर्य है कि चारों ओर चहुं दिशा में धूल उड़ती नजर आती है। कुछ नया सा परिवर्तन होने लगता है। जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखियां। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर और कुछ मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है। भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। तुमने कभी देखा है कि अब वसंत आ गया है, अचानक वसंत का आगमन हो जाता है, हवा चलती है, आंधी का जैसे बवंडर छा जाता है, भिखारी भी खुश या उनके चेहरों पर चमक आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे उनके खाली कटोरों में भी वसंत आ गया है। अब वसंत आने का मतलब कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ सुंदर, कुछ मनमोहक और सबके मन को तृप्त करने वाला। वसंत कहते हैं मेरे जीवन में तो वसंत आ गया, मतलब मेरा जीवन जैसे बहुत ही सुंदर हो गया। ठीक है, खाली कटोरों में वसंत का उतरना। यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और खाली होता है। यह शहर इसी तरह हर रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। सब कुछ वहां पर स्थिरता के साथ बताया है। भागम भाग नहीं बताई है, होड़ नहीं बताई है, एक दूसरे की आपाधापी नहीं बताई है। सब कुछ सहजता से, शांत तरीके से, सब सच्चाई से परिचित हैं, सबको पता है। क्योंकि जहां एक ओर मंदिरों के घंटे बजते हैं, जहां एक ओर संध्या के समय आरतियों की गूंज मंत्रोच्चार होता है, वहीं दूसरी ओर शवों को कंधों से ले जाते हुए कई लोग भी दिखाई देते हैं। वहीं गंगा के किनारे शव विलीन होते हुए नजर आते हैं। तो हर एक व्यक्ति के आंखों के सामने सच्चाई सदा सदा के लिए रहती है कि हमारा ये जो जीवन है वो नश्वर है, इसमें हमें वास्तविकता के साथ अपना जीवन व्यतीत करना है। धन दौलत घर मोह ये सब कुछ जो है ना वो क्षण भंगुर है, पल में नष्ट होने वाला है। क्योंकि जब हमारे जीवन का ही हमें पता नहीं है कि कब तक हमारी सांसें चलने वाली हैं, कब तक परमात्मा ने हमें इस मनुष्य रूप में यहाँ पर भेजा है, तो फिर हम इस झूठा ही कहेंगे ये तो मिथ्या है। ये जो परलोक से हम जो यहाँ पर आए हैं इस पृथ्वी लोक पर, तो वहाँ के लोग जो है ना वास्तविकता के साथ अपना जीवन जीते हैं। यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लहर दृढ़ता बांधे है समूचे शहर को। इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है कि हिलता नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक दूसरे में मन मुटाव हो रहा हो या एक दूसरे के दुश्मन बने हो। बहुत अच्छे से सब लोग समता के साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं कि जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर रखी है। जो सदियों पहले जिस तरह से इस शहर का निवास या वास या स्थान था वो आज भी एज इट इज़ है, यथावत है।
कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास जी की खड़ाऊं। सैकड़ों बरस से कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में। कभी आरती के आलोक में से अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट। यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शब में। अब इस आधे आधे का मतलब यहां पर सुनो बच्चे कि देखो, बहुत ध्यान से समझना इसको। अद्भुत है इसकी बनावट। कैसी अद्भुत है? यह आधा जल में है, आधा मंत्र में। मतलब अपने आप को कभी भी किसी भी व्यक्ति ने मैं से देखा ही नहीं है कि ये मैं हूं, यह मेरा है, ये मैंने करवाया। नहीं, हम चलता है वहां पर कि जो हमने किया है वो हम सब की सहायता से हुआ है। यदि अच्छा हुआ है तब भी हम सब के आपसी सद्भाव के कारण हुआ है। मृत्यु निश्चित है, कार्य निश्चित है। आधा मंत्र में, आधा फूल में, आधा शब्द में, मतलब कुछ भी संपूर्ण नहीं है। मनुष्य अपने आप को वहां जैसे नहीं, हम सब झूठी कल्पना में, इन हवाइयां में उड़ते रहते हैं, कल्पनाएं करते रहते हैं कि ये मेरा है, ये मैंने किया है। कुछ भी जरा सा भी कुछ कार्य किया, हम डंका पीटने लगते हैं कि ये मैंने किया है, देखो मैं इतने अच्छे काम करता हूं, तुम लोग क्या जानो कि मैं क्या करता हूं। ये वाली भावना वहां नहीं है। इसलिए कहा है यहां पर आधा मंत्र में। कोई अपने आप को पूर्ण नहीं मानता, कोई किसी के भी मन में अहंकार की भावना इतनी रत्ती मात्र भी नहीं है। आधा शब्द में, आधा नींद में है, आधा शंख में है। मतलब यहां पर सब एक दूसरे पर ही आश्रित हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक दूसरे में समाहित हैं। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे है राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ। यहां पर राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ। बताइए, अब देखो, यदि हम इसको ध्यान से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आधा है आधा नहीं है। मान लो कोई घर है, ठीक है, इस तरह से कोई घर बना हुआ है, ठीक, मान ले हम ये घर है। अब यहां पर पानी भरा हुआ है और हमें सिर्फ इतना ही दिखाई दे रहा है, तो हम क्या कहेंगे? आधा है आधा नहीं है। जबकि ये अपने आप में अपने आप का अस्तित्व खुद, मतलब मैं वाला अहम यहां नहीं है, हम वाली साधना है, हम वाला भाव है। और आधा नहीं है, जो वह है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे है राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ। यहां पर यह भी बताया है, राख यहां पर बताई है शव, जो गंगा किनारे जिनका अंतिम संस्कार किया जाता है, चिताएं जलती हैं और भस्म बचती है। तो ऐसा लगता है कि जो नहीं है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वही थामे है इस शहर को। मतलब गहरी आस्था है, गहरा विश्वास है। और आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, तो यहां पर यही बताया है। धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ, किसी अलक्ष्य सूर्य को देता हुआ अर्घ। अब जब गंगा नदी में सब सूर्य को अर्घ देते हैं, अर्घ देते हैं, समझते हैं बेटा? जैसे हम जल, पवित्र नदी का जल गंगा है, इसका जल ऐसे लिया और सूर्य को अर्पित किया, अर्घ देना इसको कहते हैं, ठीक है। शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। अब हम चलते हैं दिशा की ओर। हिमालय किधर है? मैंने उस बच्चे से पूछा जो पतंग उड़ा रहा था स्कूल के बाहर। उधर उधर, उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही है। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना कि हिमालय किधर है। अब हम चलते हैं इन्हीं कविताओं से संबंधित कुछ प्रश्नों की ओर। खाली कटोरों में वसंत का उतरना से क्या आशय है? खाली कटोरे। अब खाली कटोरे मतलब भिखारियों के हाथों में जो खाली कटोरे हैं, उनका सबसे बड़ा उन्हें सबसे बड़ी सफलता कब मिलती है? जब उनके कटोरे भर जाएं, ठीक है। तो उनके कटोरों में वसंत आ जाने का तात्पर्य, उन्हें भी अब यहाँ पर यात्रियों का, तीर्थयात्रियों का आवागमन लगा रहता है वसंत आ जाने से, तो वहाँ भी उन भिखारियों के भी कटोरे भर जाते हैं। तो ऐसा लगता है मानो उनके जीवन में भी वसंत आ गया हो। खाली कटोरों में वसंत का उतरना इस बात का प्रतीक है कि जब वसंत आता है तो संपूर्ण बनारस शहर में एक चमक सी छा जाती है और उस चमक के कारण लोगों की भीड़ बनारस के घाट पर पहुंच जाती है और घाट में बैठे भिखारी के खाली कटोरे भी पैसों से भर जाते हैं।
बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवि ने किस प्रकार दिखाया है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर पूर्णता भी बात बताई है और रिक्तता की भी बात बताई है। पूर्ण मतलब बनारस अपने आप में पूर्ण है, दूसरी तरफ बनारस रिक्त है, कुछ खाली है, कुछ अपूर्ण सा है। दोनों में विरोधाभास नजर आ रहा है, लेकिन एक तरफ कह रहे हैं बनारस की पूर्णता, दूसरी तरफ कह रहे हैं बनारस की रिक्तता। आखिर क्यों? तो देखिए, बनारस शहर की पूर्णता खुशी से भरे दिन को दर्शाता है कि किस तरीके से यह शहर प्रसन्नता में परिवर्तित होता है जब वसंत आता है। ठीक है, वसंत जब आता है, अचानक से जब वसंत आता है तो सभी के चेहरे खिल जाते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है, शोभा बढ़ जाती है। और रिक्तता मृत शरीरों को दर्शाता है कि कुछ भी अच्छा हो, कुछ भी इस लोक में कुछ भी हो रहा हो, वो स्थिर नहीं है। कोई भी कितने से कितना बड़ा, कितने से कितना धर्मी, सच्चा इंसान या महान व्यक्ति इस दुनिया में क्यों ना आ जाए, लेकिन उसका अस्तित्व मिट जाएगा। उसका जो शरीर है वो एक दिन उसका नाश हो जाएगा, वो राख में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर संपूर्णता किसे दिखाया है? पूर्णता वसंत के आ जाने से, रिक्तता मृत शरीरों को। ठीक है, जिनका सदियों से गंगा के घाट पर ले जाकर अंतिम संस्कार किया जाता है। और यह मिथकता है कि मृत व्यक्तियों को गंगा के घाट में जलाने से उसके जीवन मरण की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि अब वो तर चुके हैं, अब वो अब वो पूरी तरह से अपने देवलोक में जाकर बस चुके हैं, ऐसा माना जाता है। और इसी आस्था के साथ वहां के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बनारस में धीरे धीरे क्या क्या होता है? धीरे धीरे से कवि इस शहर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आखिर इस कविता में बहुत बार, कई बार धीरे धीरे शब्द का प्रयोग हुआ है। धीरे धीरे हवा चली, धीरे धीरे घंटे बजे, धीरे धीरे शाम हुई, हर जगह धीरे धीरे धीरे। आखिर क्यों? वहाँ की जो जीवन शैली है या जनजीवन है या वहाँ का रहन सहन है, तौर तरीके हैं, वहाँ कोई भागदौड़ नहीं है, आपाधापी नहीं है, होड़ नहीं है, एक दूसरे को नीचे गिराने की मानसिकता नहीं है, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की मानसिकता नहीं है। जो है वो सब के लिए है। सब बहुत स्थिरता के साथ अपना जीवन जीते हैं, आराम से चलते हैं, आराम से जाते हैं, आते हैं, अपना कार्य करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो बनारस कविता के अनुसार बनारस में सब कुछ धीमी गति से होता है। शाम धीरे धीरे होती है, मंदिर में घंटे भी धीरे धीरे बजते हैं, इस शहर के लोग धीरे धीरे चलते हैं। धीरे धीरे से कवि इस शहर के बारे में यह बताना चाहते हैं कि इस शहर में इतनी एकता है कि सभी लोग एक सूत्र में बंधकर सभी कार्य को धैर्य के साथ धीमी गति से करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी में ऐसा होड़ नहीं है कि मैं आगे चला जाऊं ये पीछे रह जाए, या ये आगे क्यों जा रहा है इसकी टांग खींची जाए, ऐसी भावना वहां नहीं है। सभी लोग जैसे सदियों पहले थे ना, एकता के सूत्र में बंधे हुए, वैसे ही आज भी रह रहे हैं। जिस कारण आज बनारस की संस्कृति, बनारस की धरोहर, सब कुछ एक स्थान पर स्थिर है। चाहे वह तुलसीदास जी के खड़ाऊ हो या गंगा नदी हो या नाव हो, सभी धीमी गति के कारण स्थिर है। सब कुछ यथावत, सब कुछ वैसा ही जैसे सदियों पहले था। इसलिए बनारस की ये विशेषता है कि यहाँ पर सब कुछ धीरे धीरे होता है, आराम से जीवन जीते हैं, कोई भागदौड़ नहीं है। सच में पढ़कर और आप लोगों के समक्ष ये विचार प्रस्तुत करके ही हमें लग रहा है कि कितना सुकून होगा वहाँ। हमें भी जाना चाहिए, कुछ समय बनारस में बिताना चाहिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सई सांझ में घुसने पर बनारस की किन किन विशेषताओं का पता चलता है? अब सई सांझ क्या है? संध्या आरती। जब संध्या का समय होता है, चारों तरफ गंगा नदी में दीप की पंक्तियों में जलते हुए दीपक, घंटों की आवाज, मंत्रोच्चारण मन मोह लेते हैं, जैसे कि धरती का स्वर्ग या देव स्थान, देवलोक यही है। ऐसा लगता है कि संपूर्ण सुख, संपूर्ण श्रद्धा, पवित्रता, संभव सब कुछ यही है। इसलिए वहाँ की जो आस्था है, वहाँ के लोगों के मन में जो विश्वास है, वो अटूट है और हमेशा इसी तरह से आ रहा है, चलता आ रहा है और आज भी है। सही सांझ में घुसने पर बनारस की निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। मंदिरों में आरती के कारण समस्त वातावरण आलोकित हो जाता है। आलोकित मतलब प्रकाशित, चारों तरफ उजाला छा जाता है।
जब आरती होती है तो संपूर्ण बनारस शहर सुंदर दिखने लगता है। जीवन के दो पहलू, जीवन एवं मरण का पता चलता है। एक ओर जहां सांझ आरती हो रही है, घंटे सुनाई दे रहे हैं, दूसरी ओर वहां गंगा नदी के किनारे ही जलते हुए शवों की चिताएं भी दिखाई दे रही हैं। तो सब कुछ आंखों के सामने है कि ये जो है, ये भी सत्य क्या है, वही है जो घटित हो रहा है। इसलिए वहां के लोगों में कभी ये होड़ सी नहीं लगती है कि मैं हूं या मैं हूं। वहां सिर्फ और सिर्फ हम की भावना के साथ लोग जीवन व्यतीत करते हैं। अगला प्रश्न है, शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कहाँ है यह धीरे धीरे होना समूचे शहर को। यहां पर है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और जब भी शिल्प सौंदर्य लिखना होता है तो हम कविताओं के सौंदर्य को लिखते हैं कि इन पंक्तियों में क्या, किस चीज का प्रयोग हुआ है, या काव्य में रचना शैली में किस शैली का प्रयोग किया गया है जिससे कविता में सुंदरता आ गई है। तो सबसे पहले सुंदरता की बात जहां आती है, जैसे गहने हमारी शोभा को बढ़ाते हैं, पहनने वाले की शोभा को बढ़ाते हैं, उसी तरह से अलंकार काव्यों की शोभा बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सुंदरता में हमें सबसे पहले देखना होता है कि कौन सा अलंकार है। अब यहाँ आया है धीरे धीरे शब्द। शब्द की आवृत्ति तो हुई है, लेकिन क्या आवृत्ति के साथ उसके अर्थों में भी कोई भिन्नता है? नहीं है। यदि अर्थों में भिन्नता नहीं है तो यहां पर हुआ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यदि शब्द समान होते और अर्थ भिन्न होते तो यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो यहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है और बनारस में धीमी गति से बदलाव हो रहा है, इस बात का वर्णन है। अगर ध्यान से देखो तो आधा है और आधा नहीं है। बनारस शहर अपने आप में पूर्ण नहीं है, ऐसा कवि ने यहां पर बताया है। इसमें अनुप्रास अलंकार है। और सोचो आप, इस बात को ध्यान देना कि कवि ने कहा है कि बनारस अपने आप में पूर्ण नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि अपूर्ण है। वहां के लोग कभी भी खुद को ऐसा नहीं मानते कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं हूं, ये सब मैंने किया है, मैंने अपने जीवन में बहुत पैसे कमाए हैं, बहुत इज्जत कमाई है, बहुत मान सम्मान कमाया है और अहंकार से पूरी तरह डूब गया। वहां ये नहीं है। हर एक को लगता है, हर एक अपने आप में अपूर्ण, कि कुछ मैंने किया, कुछ इसने किया, बाकी तो सत्य है ही। वहां आंखों के सामने गंगा नदी के किनारे ही जहां पूजा होती है, जहां लोग नित्य प्रतिदिन दिन रात पूरा जीवन या पूरा समय उनका गंगा नदी के किनारे बीतता है, वहां पर जलती हुई चिताएं उन्हें ये भी एहसास कराती रहती हैं कि जीवन का सच यही है, वास्तविकता यही है। इसलिए कोई भी वहां पर अपने आप को वो नहीं समझता है कि बस मैं पूर्ण हूं। इसलिए कहा है कवि ने कि बनारस अपने आप में पूर्ण नहीं है। एक टांग पर, अपनी एक टांग पर खड़ा है, दूसरी टांग से बेखबर। यह एक मुहावरा है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यही बताया है। अब यहां पर हम चलते हैं दिशा के प्रश्न उत्तरों की तरफ। तो बच्चे का उधर उधर कहना क्या प्रकट करता है? अब कवि जब जा रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं और उन्होंने देखा, बच्चे से पूछ लिया कि भाई बच्चे इधर आओ, हिमालय कहाँ है? अरे बच्चे ने कवि का प्रश्न सुना नहीं सुना और कह दिया इधर 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 इधर। जहां उसकी पतंग जा रही थी वहीं उसी दिशा में उसको हिमालय बता दिया। बच्चे का उधर उधर कहना यह बात बताता है कि जिस दिशा में बच्चे की पतंग उड़ती जा रही थी, ठीक उसी दिशा में हिमालय है। स्कूल जाने वाले बच्चों को हिमालय की दिशा के बारे में क्या पता, लेकिन उन्होंने बाल मनोवैज्ञानिकता का परिचय अपने उत्तर के माध्यम से दिया है। अगला प्रश्न है, मैं स्वीकार करूं मैंने पहली बार जाना, हिमालय किधर है? प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। क्या सोच रहे हैं कवि? जब कवि ने बच्चे से पूछा, जबकि कवि को पता था कि हिमालय तो उत्तर दिशा में है, जब कवि ने कहा कि बच्चे अपने तरीके से उत्तर दे रहे हैं क्योंकि उनको अब अपनी चारों दिशाओं में पतंगें ही नजर आ रही हैं। बच्चों से प्रश्न पूछने के पूर्व कवि को हिमालय की दिशा का पता था। कवि जानते थे कि हिमालय उत्तर दिशा में है, परंतु बच्चों के जवाब ने कवि को गलत साबित कर दिया। बच्चों को केवल पतंग ही चारों ओर दिख रही थी, इसलिए उन्होंने हिमालय की दिशा अपनी पतंग के उड़ने की दिशा को बताया। तो आशा करती हूं आपने बहुत ध्यानपूर्वक कविता के भाव को भी समझा है, अर्थ को भी समझा है, बनारस को भी समझा है, जाना है और वहाँ के रहन सहन और मतलब जो भी जीवन के जीने के तरीके हैं उनको भी जाना है। वास्तविकता किस तरह से वहाँ मनुष्य के अंदर दिल और दिमाग में पूरी तरह से बसी हुई है, जिससे संभवतः हम सभी बेखबर से हो चुके हैं। हमें लगता है जीवन की सच्चाई यही तो है, जहां हम खड़े हैं, जो हम कर रहे हैं सच्चाई वही है, लेकिन सच्चाई वो नहीं है, क्योंकि हमें वो दिखाई नहीं देता है ना कि सच्चाई तो वहां है।
ठीक है, तो वहां के लोग बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। साथ ही साथ दिशा कविता में बाल मनोविज्ञान का वर्णन किया है कवि ने। तो इस तरह से इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आते हैं बेटा तो सूझबूझ के साथ उत्तर लिखिएगा और अच्छे अंक प्राप्त कीजिएगा। हम हैं आपके साथ सदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।